Hello everyone. We are reading the chapter number 3 of civics for class 9th, that is electoral politics. और electoral politics में हम लोग रीड कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो है वाई डू वी नीड इलेक्शंस, वाई इलेक्शंस, क्यों ज़रूरी हैं इलेक्शंस। क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर का नाम है, तो हम पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे इलेक्शंस का इस चैप्टर में। लेकिन उस प्रोसीजर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है किसी देश में। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग द सब टॉपिक ऑफ वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 3.1, उसी का सब टॉपिक है ये, वाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो स्टार्ट द रीडिंग। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. तो इलेक्शन जो है रेगुलरली होते हैं, खासकर डेमोक्रेसीज़ में तो रेगुलरली ही होने भी चाहिए और होते भी हैं। तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनमें इलेक्शंस होते हैं और लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं थ्रू इलेक्शंस। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, लेकिन इन इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। इतना पैसा लगता है, इतना शोर मचता है जब इलेक्शंस होते हैं, तो हम इलेक्शन करते ही क्यों हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। क्या आप किसी ऐसी डेमोक्रेसी को इमेजिन कर सकते हैं जिसमें इलेक्शंस हो ही ना, जिसमें हम चुनाव करें ही ना। और क्या बिना चुनाव के किसी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। द रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। सिर्फ एक ही सूरत में हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, अगर देश के सभी लोग एक साथ एक जगह बैठें और डिसीजंस लें। अब 100 करोड़ की जनसंख्या में, मैं कहूँगी 100 करोड़ से भी ऊपर की जनसंख्या में, क्या ये पॉसिबल है कि हर एक वोटर जो है वो इकट्ठे बैठकर डिसीजन ले? और रोज़ उसके पास इतना टाइम है क्या कि वो देश के लिए डेली इतना टाइम निकाल सके? तो जवाब आएगा नहीं। People can sit together every day and take all the decisions, but as we have already seen in the chapter 1, this is not possible in any large community. जहाँ पर भी जिस भी देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। Nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions. तो हम ये भी कह सकते हैं, ना तो उनके पास इतना टाइम है, ना इतनी नॉलेज है पॉलिटिक्स की। तो जो भी लीडर चुनते हैं वो ये सोच कर चुनते हैं कि ये हमारे हक़ में फ़ैसले लेंगे और ये हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे, इसीलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो हमारे अंदर ना तो उतनी कैपेबिलिटी है और ना ही उतना टाइम है हमारे पास। Therefore, in most democracies, people rule through their representative. इसीलिए हम किसको चुनते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी उन लोगों को चुनते हैं जिन पर हमें विश्वास है कि वो हमारी भलाई के लिए काम करेंगे। Is there a democratic way of selecting representative without elections? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience. क्या इलेक्शन के बिना अगर हम ऐसे कह दें कि जिनकी उम्र अच्छी है या जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, उनको चुन लिया जाए, तो क्या सभी लोग जो हैं देश के उस पर राज़ी होंगे? तो भी जवाब नहीं ही आएगा, क्योंकि एक देश में डिफरेंट ओपिनियन है। किसी को यंग लीडर्स चाहिए, किसी को एक्सपीरियंस लीडर चाहिए, किसी को मैच्योर लीडर्स चाहिए। तो सबकी एक लीडर चुनने की अपनी अपना उसकी एस्पिरेशंस हैं, उसकी इच्छाएं अलग अलग हैं। तो इसीलिए वोटर्स को हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते और एक तरह से उनका चुनाव नहीं कर सकते, इसीलिए इलेक्शंस को रखा गया है। और द प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो देश को अच्छे से चलाएगा? इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हो सकता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो बट वो देश के लोगों के इमोशंस को ना समझे, तो ये भी पॉसिबल है। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्ट इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल। और एक देश में आपको क्या लगता है, सिर्फ एक ही पर्सन होगा या 2-4 पर्सन होंगे जिनको एजुकेशन अच्छी जिन्होंने ली होगी? नहीं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे हमें, नॉलेजेबल भी, हमें एक्सपीरियंस्ड भी बहुत सारे मिल जाएंगे, एज्ड भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उनका चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्लियरली सच अ प्लेस डज़ नॉट रिक्वायर इलेक्शन। अगर ऐसा हम रिजॉल्व कर लें इन सारी प्रॉब्लम्स को, तो हम
चुन सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, बट ऐसा नहीं है. बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? लेकिन क्या हम ऐसी जगह पे, अगर हम एज के बेस पे चुन लें या एजुकेशन के बेस पर चुन लें, क्या हम उसको डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमने एक ही तरह के गुण को देखा है, एक ही तरह की मेरिट्स को देखा है. बाकी जो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनको तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा, या जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको तो कभी चांस ही नहीं मिलेगा रूलर बनने का या अपना डिसीजन लेने का. How do we find out the people like their representatives or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? How to make sure that those who are people do not not remain their representatives? तो अब हो सकता है कि कुछ लोगों को लोग पसंद ना करें, लेकिन इलेक्शन हमें चांस देता है कि हम उन लोगों को चेंज कर दें. हो सकता है कि हमें एक सरकार पसंद ना आई हो और अगले प्लान में हम वो गवर्नमेंट को चेंज कर दें, या हमें एक एमएलए, एक एमसी या कुछ भी, कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव पिछला काम कर रहा है, हमें उसके तरीके पसंद नहीं है, हमें उसके डिसीजंस पसंद नहीं है, तो इलेक्शन हमें वो मौका देता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं. दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो इसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है हमें, जिसमें लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं at a regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called elections. तो लोगों को जो एक मैकेनिज़्म जो हक देता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लें, तो यही जो मैकेनिज़्म है ये कहलाता है इलेक्शंस. Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम अगर रहना चाहते हैं तो हमें इलेक्शंस को अपनाना ही होगा. इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस. इलेक्शंस में वोटर की बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं. दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम. सबसे पहले वो ये चूज़ कर सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा. अगर हम राज्य सरकारों की बात करें, वो भी लोग ही चुनते हैं. अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी लोग ही चुनते हैं. तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उन लोगों को चुन रहे हैं जो हमारे ऊपर कानून बनाएंगे और उन कानूनों को लागू भी करेंगे. दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस. हम अपना पीएम चुनते हैं इलेक्शन के ज़रिए, सीएम चुनते हैं इलेक्शन के ज़रिए. आपने सुना होगा लोकसभा के इलेक्शंस, विधानसभा के इलेक्शंस, इनमें डिफरेंस क्या है. विधानसभा के इलेक्शन जो है राज्य लेवल पे होते हैं, यानी स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम अपना सीएम चुनते हैं, उसे विधानसभा के इलेक्शंस कहते हैं. और लोकसभा के इलेक्शन यानी सारे लोगों को शामिल, पूरे देश के लोगों को उसमें शामिल किया गया है लोकसभा के इलेक्शन. और लोकसभा के इलेक्शन में हम अपना पीएम चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं. तो ये दोनों में डिफरेंस है. तो हम गवर्नमेंट को बना रहे हैं, अपनी राज्य सरकारों को चुन रहे हैं, अपनी केंद्र सरकारों को चुन रहे हैं थ्रू इलेक्शंस. उसके बाद है दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विद गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. तो हम एक पार्टी को चूज़ कर सकते हैं. हमें बीजेपी नहीं पसंद, हम कांग्रेस को चुन लेते हैं. हमें कांग्रेस नहीं पसंद, हम बीजेपी को चुन लेते हैं, आईएनएलडी को चुन लेते हैं, कोई और पार्टी आपको चुन लेते हैं. तो जो भी पार्टी हमें पसंद है हम उसको वोट दे सकते हैं, क्योंकि हमें उस पार्टी की पॉलिसीज़ पसंद है. तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव को भी चुन सकते हैं. अगर हमें कोई पर्टिकुलर पार्टी पसंद है, हमें रिप्रेजेंटेटिव का पता ही नहीं वो कौन है, तो हम पार्टी को देखकर भी वोट दे सकते हैं. उसके बाद टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है. इससे ये जो टॉपिक है, ये शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या. मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी जो है वो रूल है लोगों का. डेमोक्रेसी वो है जिसमें सभी वोटर्स को इक्वल राइट दिए जाएं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, यानी उसका पूरा योगदान होना चाहिए अपनी सरकार को बनाने में. उसे ही हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर बात आ रही है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की. लेट्स रीड. इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस. तो हम कह सकते हैं सारी डेमोक्रेसीज़ को तो इलेक्शन हेल्ड करने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी हैं जिनको कुछ पोस्ट के लिए वो इलेक्शन जो
इलेक्शन है वो हेल्ड करती हैं, लेकिन उसमें वोट देने का अधिकार जो है वो चुनिंदा लोगों को होता है. How do we distinguish democratic election from any other elections? We have discussed this question briefly in chapter 1. हम democratic election, मैंने आपको बताया था कि जब लोगों को जो है इक्वल राइट्स दिए जाएं, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की, उन्हें दबाया ना जाए, उन पर किसी तरह का दबाव ना हो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, या उनको इक्वल मैं कहूँ स्टेटस मिले किसी देश में, तभी हम उसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं. लेकिन इक्वल स्टेटस तो इंडिया में नहीं है अभी तक. अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मैं कहूँगी गरीबी के नीचे हैं, अनपढ़ता के शिकार हैं. तो हम नहीं कह सकते कि सभी लोग जो हैं वो इक्वल स्टेटस है सभी का. वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1. वी डिस्कस्ड मैनी एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड बट दे कैन रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन. मैंने आपको बताया था, कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल भी लिए थे. चाइना का एग्जाम्पल था कि वो इलेक्शन तो हेल्ड करते हैं लेकिन उन्हें हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते. Let us recall what we learnt there and start with a simple list of minimum condition for a democratic elections. तो यहाँ पे कुछ conditions दी हुई हैं कि जिस election को हम democratic election कह सकते हैं. तो जो first condition दी हुई है, first everyone should be able to choose. जितने भी voters हैं उनके हाथ में ये power होनी चाहिए कि वो अपना leader चुने. उसके बाद है this means that everyone should have one vote. ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको 2 वोट देने का अधिकार है और कोई गरीब है तो उसको 1 वोट देने का अधिकार है. सभी के वोट में सेम पावर होनी चाहिए और सभी का वोट इक्वल होना चाहिए. सबसे पहली कंडीशन ही ये है किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन की. उसके बाद आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे. सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम. पार्टीज कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर्स. मतलब चॉइस होनी चाहिए, अच्छी चॉइस होनी चाहिए ताकि वोटर्स को लगे कि मैं अपने लिए बेस्ट कैसे चुनूं. ये नहीं कि हमें मालूम है कि हमारे सामने अगर सारे कैंडिडेट फेक हैं या सारे कैंडिडेट ही बहुत अच्छे हैं तो भी चॉइस करने में दिक्कत होगी, और अगर सारे फेक हैं तो भी दिक्कत होगी. तो उन्हें कुछ इस तरह के वायदे करने चाहिए जो कि पूरे हो सकें. फिर जनता देखेगी कि उन्हें सच में किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, किस चीज़ क्या चीज़ वो अपनी प्रॉब्लम जो है कौन सी सॉल्व करना चाहते हैं सबसे पहले, और उस हिसाब से वो कैंडिडेट को चूज़ करेंगे. उसके बाद थर्ड है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार इलेक्शंस हो गए उसके बाद 10 साल बाद हो, यानी 10 साल तक जनता जो है उसी चक्की में पिसती रहे. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए. जब इलेक्शन बोला है, अगर 5 साल बाद बोला है तो 5 साल बाद हो जाने चाहिए. अगर वो डिले होते रहेंगे तो जो पावर में है गवर्नमेंट उसको दबाने का ज़्यादा चांस मिलेगा लोगों को. तो उसको अगर पता होगा कि मुझे 5 साल बाद बदल सकता हूँ मैं, लोगों के हाथ में ये पावर है, तो वो कम मिसयूज़ करेगा अपनी पावर्स का और लोगों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचेगा ताकि लोग उसको दोबारा से गवर्नमेंट में लाएं. उसके बाद है फोर द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों ने किसी और को चुना और सीएम कोई और बन गया. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लोगों ने जिसको प्रेफरेंस दी है उसी को ही लीडर बनना चाहिए. उसके बाद है फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए. फ्री और फेयर मैनर में क्या मतलब है इसका? अगर हम किसी दबाव में या किसी लालच में किसी से वोट लेते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो ऐसा किसी न किसी प्रेशर में आके कर रहा है. उसकी अपनी चॉइसेस क्या हैं ये खुल के सामने ये तभी आएंगी अगर हम विदाउट एनी प्रेशर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं. अगर जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर होते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होता है वोटर अपना वोट देने के लिए, तभी वो फ्री और फेयर हो सकते हैं. अदरवाइज़ नहीं. कोई अपनी पावर और पैसा देकर कई बार इलेक्शन में काफ़ी सारे ऐसी माल फंक्शनिंग मैं बोलूँगी होती हैं जिससे कि इलेक्शन के रिज़ल्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है और फिर वही लोग गलत लोग जो हैं वो पावर में आ जाते हैं और वो राज करते हैं. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर.
उसके बाद है These might look like a very simple and easy condition. लग तो रहा है कि ये बहुत आसान बातें ऐसी तो होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी कुछ और है. बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नॉट फुलफिल्ड. These are not fulfilled. In this chapter, we will apply these conditions to the elections held in our country to see if we can call these democratic elections. तो अपनी कंट्री में हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन सभी कंडीशंस को हम फुलफ़िल करें ताकि हमारा जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर रहे. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. क्या आपको लगता है कि ये अच्छी बात है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब ये पॉलिटिकल कंपटीशन है क्या? अगर हम इलेक्शन को सोचें, इलेक्शन के टाइम को सोचें, तो हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं, अलग अलग पार्टी से होते हैं वो, और हमारे सामने चॉइसेस होती हैं. हमें आप के लीडर भी अच्छे लगते हैं, हमें बीजेपी के लीडर भी अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये अच्छा काम करेंगे, या हमें कांग्रेस के लीडर भी कई बार हमें लगता है कि नहीं ये भी सोसाइटी की भलाई के बारे में सोचते हैं. तो गुड कंपटीशन होना अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होगा कि कैंडिडेट्स जो हैं अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और अपने वायदे कम से कम तोड़ेंगे, और अगर उन्होंने तोड़ा तो नेक्स्ट टाइम जो है गवर्नमेंट शुड बी चेंज्ड. इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. तो यही एक ख़ास बात है इलेक्शंस की, इसमें पॉलिटिकल कंपटीशन होता है. दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स. द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कंपटीशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़. जो सबसे ऑब्वियस फॉर्म है वो क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो कंपटीशन होता है, बीजेपी के कितने या कांग्रेस के कितने जीते या INLD के कितने भी जीते. और इसका फ़र्क होता है कि अगर हम सेंटर का इलेक्शन देख रहे हैं तो हम अलग पार्टीज़ पर विचार करते हैं, लेकिन अगर हम स्टेट का इलेक्शन देखते हैं तो हम रीजनल पार्टीज़ के बारे में भी सोचते हैं. तो बिल्कुल पॉलिटिकल कंपटीशन मैं कहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट है इलेक्शंस के लिए एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल. अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? मैंने आपको 8th में भी बताया था, शायद 7th में भी आ गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ एक स्टेट या एक कोई भी रीजन या कोई भी मैं बोलूँगी देश छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड हो जाता है जब इलेक्शंस होते हैं. यानी एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जिसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी. यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 90 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें MLA का इलेक्शन होता है. 90 MLA यानी चुने जाते हैं, और वो 90 ज़िले 90 नहीं है हरियाणा में, लेकिन हरियाणा को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग एरियाज़ में, वोटर के संख्या के हिसाब से अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड किया गया है, और उस एक एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, और सारी जो एरियाज़ हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बोलेंगे. तो इट टेक्स अ फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन अमंग द सेवरल कैंडिडेट. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है तो इनमें कंपटीशन होता है आपस में भी कि वहाँ से कांग्रेस का जीता है या वहाँ से बीजेपी का जीता है. तो इस तरह से पार्टीज़ में कंपटीशन होता है. इफ़ देयर आर नो कंपटीशन, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस. अगर कंपटीशन ही ना हो, अगर हमें पता है कि एक ही पार्टी अच्छी है बाकी सारी ख़राब हैं, तो फिर इलेक्शन कराने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो पॉइंटलेस बन जाएगा. बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्लियरली द इलेक्शन कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स. लेकिन अब ये जो कंपटीशन है इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं. क्या क्या डीमेरिट्स हैं? It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. क्या होता है कि हम जो हैं अपने अपने विचार रखते हैं, सभी जितने भी वोटर हैं देश के, उनके अपने अपने देखने का नज़रिया होता है. हो सकता है कोई एक पार्टी को फॉलो करे और कोई दूसरी को. हो सकता है एक ही घर में अलग अलग मत हों, अलग अलग विचार हों, अलग अलग थिंकिंग हो लोगों की, कि वो जो हैं अलग अलग पार्टी के लोगों को वोट देना चाहते हैं. डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो देश के लिए क्या चाहता है और वो अपने लिए क्या चाहता है, वो उसी तरह के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेगा. तो इससे कहीं ना कहीं डिसयूनिटी आती है. डिसयूनिटी यानी हमारे विचारों में टकराव आता है. तो
ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है पॉलिटिकल कंपटीशन का, और लोग इसको वायलेशन तक ले जाते हैं, मार पीट, झगड़े, लड़ाइयाँ, राइट्स, बहुत कुछ जातियों से जोड़ देते हैं, हिंदू मुस्लिम, बहुत सारी चीज़ें इसके कारण जो हैं होती हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी को बहुत बड़ा धक्का लगता है. You would have heard of people complaining of party politics in your locality. पार्टी पॉलिटिक्स क्या होता है कि अगर हमें पता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो दूसरी पार्टी को चाहते हैं या वो दूसरी पार्टी के पक्ष में हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी उनके लिए एक अच्छी भावना नहीं आती कि ये कांग्रेस के हैं या ये बीजेपी के हैं. तो हम जो है एक हेल्दी कंपटीशन नहीं करते हैं, हम उनसे मैं कहूँ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में उनके लिए गलत विचार आते हैं, और वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए, हमें सभी की थिंकिंग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है. यू वुड हैव, ये हो गया है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर. और होता भी क्या है कि एलिगेशन लगाते हैं लीडर्स एक दूसरे के ऊपर, और एलिगेशन लगाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को अच्छा प्रूव करना होता है ताकि लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स दें. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term policies to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter in this arena. तो होता क्या है, ये डर्टी पॉलिटिक्स के कारण बहुत अच्छे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ है, और इसीलिए बहुत सारे लोग जो अच्छे हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जो देश के लिए वाकई में कुछ कर सकते हैं, वो पॉलिटिक्स में आने से घबराते हैं. They do not like this idea being dragged into unhealthy competition. और वो अनहेल्दी कंपटीशन में आने से डरते हैं या उन्हें पसंद नहीं है ये सब. तो ये जो है ड्रॉबैक है, ये डीमेरिट्स हैं. मैं कहूँगी इलेक्शन का जो ये कंपटीशन है, कंपटीशन वाली पॉलिटिक्स है, इलेक्शन में जो कंपटीशन होता है, ये उसके ड्रॉबैक्स थे. तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.